हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बेसिकली कर रहे हैं चैप्टर को वन शॉट में फिनिश, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड जैसे ही ये वाली वीडियो हमारी बन के आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है तो ही आपको इसका फायदा है, अदरवाइज आपको पूरे का पूरा चैप्टर थ्रू द प्लेलिस्ट जाना चाहिए एंड देन कवर अप करना चाहिए। दिस इज आवर रिवीजन क्लास फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यार ये किस बला का नाम है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यार इस चैप्टर में हम लोगों ने सिंपल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स के बीच में डिफरेंस देखा। फाइन। सिंपल सॉल्ट्स यानी कि जो एक के टाइम एक एनाइन देते हैं, वन के टाइम वन एनाइन। मतलब मेरा मतलब गिनती से नहीं, नाम से है और नेचर से है। मतलब बेसिकली फाइन, एक ही तरह का कैटाइन है, एक ही तरह का एनाइन है। जबकि डबल सॉल्ट में हमारे पास क्या था, जैसे सपोज K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 6 वाटर। फाइन, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सा कुछ है, ठीक है ना, जिसे हम पोटाश एलम बोलते हैं ना। तो ऐसा सा कुछ है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, अगर ये टूटेगा तो ये K प्लस एंड सल्फेट के आयंस देगा, एंड ये अगर डिसोसिएट होगा तो ये एल्यूमिनियम प्लस 3 और सल्फेट के आयंस देगा। अल्टीमेटली यार सारे के सारे लोग जितने भी उस सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे डिसोसिएट होंगे, पर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के अंदर जैसे सपोज ये है K4FeCN6। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यार जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है वो डिसोसिएट नहीं होता है, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो डिसोसिएट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हमें 4K प्लस एंड FeCN6 -4 मिलने वाला है। फाइन, इन सब के बीच में अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखो यार 2 पोटाशियम, 1 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट। यहाँ पे जितने आयंस मिल सकते थे वो सारे के सारे आयंस मिल गए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यार 4 पोटाशियम, 1 आयरन, 6 साइनाइड आयन थे, पर एक्चुअली में जब हमने इसे डिसोसिएट किया तो हमें सिर्फ 4 पोटाशियम के आयन मिले। ये वाले फर्दर डिसोसिएट नहीं होते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब जो फर्दर डिसोसिएट नहीं होते हैं। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स के बारे में। सो इस चैप्टर में हमने आगे पढ़ा कि सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनी हुई है। फाइन, तो यार इस चीज को बोलते हैं काउंटर आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये बेसिकली कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह सकते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है जिसको हम CMA कहते हैं। फाइन, इस चीज को लिगेंड कहते हैं जो कि अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। फाइन, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे ये बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड। यहाँ पे हमने स्टार मार्क किया था बिकॉज लीगेंड्स बहुत किस्म के होते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, स्क्वायर ब्रैकेट को फर्दर डिसोसिएट नहीं किया जा सकता, जबकि काउंटर आयंस को फर्दर डिसोसिएट किया जा सकता है। क्लियर? यहाँ पे क्वाड के ऊपर अगर हम निकालें तो +3 चार्ज निकल के आएगा, एंड इस चीज को हमने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर। फाइन, तो इस चीज के ऊपर आते हैं व्हाट इज दिस स्टार मार्क। लिगेंड हमारे पास बहुत किस्म के हैं, ये 6 हैं, ये सारे के सारे मोनोटेंटेट है कि एक लोन पेयर देना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आएगा। पर हमारे पास ऐसे लिगेंड भी होते हैं जो 2 लोन पेयर देते हैं, जिनको हम बाइडेंटेट कहते हैं। लेट्स हैव टाइप्स ऑफ लिगेंड्स।
भाई अपने अगले लेक्चर में हम लोगों ने यार टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। लेट्स हैव टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो अगर मैं यार एक ही बार में कैटेगराइज करूं तो हमने एक साइड तो ये पढ़ा था कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, डेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स पढ़े थे। फाइन, आप इसे हेक्साडेंटेट या कैसे भी पढ़ सकते हैं। एंड एक साइड हमने फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट एंड कीलेट लिगेंड पढ़ा। फाइन, तो 6 तरीके के लिगेंड्स हम लोगों ने पढ़े थे। मोनोडेंटेट का मतलब है जो एक लोन पेयर, मोनो का मतलब है सिंगल, जो एक लोन पेयर दे सकता है, यानी कि जैसे NH3, H2O होते दो लोन पेयर पर देते एक ही सकता है, Cl-, ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर हम बात करें बाइडेंटेट, नाम से क्लियर है, जो दो लोन पेयर दे सकता है। फाइन, इसमें आपको याद होगा हमने बात करी थी EN, PN, TN, डाइपाई, बहुत सारे एग्जांपल करे थे। मैं आपको EN का एग्जांपल बताता हूं जो काफी ज्यादा फेमस है, CH2 NH2। फाइन, ये बेसिकली यहां से भी इस मेटल को दे सकता है, यहां से भी दे सकता है। फाइन, एंड दोस हु कैन फॉर्म रिंग, ये रिंग बन गई है, दैट आर नोन एज कीलेट लिगेंड, जो रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड रिंग फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिंग फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला जाता है कीलेशन। फाइन, यहाँ पे आपको याद होगा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि क्या ये रिंग स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। तो याद रखिए 1 2 3 4 5, अगर 5 या 6 का रिंग बन रहा है दैट कम्स आउट टू बी अ स्टेबल रिंग। अगर उससे छोटा रिंग बन रहा है तो वो एक स्टेबल रिंग नहीं है, बिकॉज वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। पॉलीडेंटेट में यार अगर आपको याद हो हमने सबसे ज्यादा फेमस पढ़ा था हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट में वी हैव एग्जांपल ऑफ EDTA। फाइन, अगर मैं बनाऊं EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिडेट, EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिडेट, दैट इज CH2CH2N, CH2COO minus, CH2COO minus, N, CH2COO minus and CH2COO minus। फाइन, सो बेसिकली यार यहाँ एक एक लोन पेयर पड़ा है, तो ये 1 2 3 4 5 6। फाइन, तो यार 6 जगहों से ये अपना लोन पेयर दे सकता है, यानी कि एज अ डेंसिटी काम कर सकता है। एंड बाई ट्राई सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट। बाई इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीडेंटेट। फाइन, यू कैन कैटेगराइज इट एज मोनो, बाय, हेक्सा, ट्राई, एंड ये जो बाय या बाई से ज्यादा वाले हैं ये सारे के सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। नाउ बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट की। नाम से क्लियर है, फ्लेक्सीडेंटेट क्या था, जो फ्लेक्सिबिलिटी से यूज कर सकता है। जैसे मैंने आपको याद है बताया था सल्फेट के बारे में। अब सल्फेट की अगर बात करें तो यार ये वाली चीज है। अब कहने को तो ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दो एज अ बाइडेंटेट लिगेंड काम कर सकता है। पर ऐसा कई बार देखा गया कि ये सिर्फ एक ही लोन पेयर दे रहा है, यानी कि इट कैन एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट। सिमिलरली बात करते हैं EDTA की। सपोज इसके दोनों नाइट्रोजन कह देते हैं कि हम लोन पेयर नहीं दे रहे, तो सिर्फ चारों ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये हेक्साडेंटेट की बजाय क्या रह जाएगा, टेट्राडेंटेट। सपोज चारों ऑक्सीजन मना कर देते हैं तो सिर्फ 2 नाइट्रोजन दे रहे हैं, तब ये क्या बन गया है, सिर्फ बाइडेंटेट। तो ये अपनी डेंसिटी को फ्लेक्सिबिलिटी से यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेट। एम्बीडेंटेट बहुरूपीय लिगेंड, यानी कि जिनका पता नहीं है भाई किस साइड से लग रहे हैं, जैसे CN- या NC। फाइन, किस साइड से लग रहे हैं, CN साइड से या HCN से, HCN है या NCS है, NO2 है या ONO है। ये बहुरूपीय लिगेंड्स हैं, इनको लिखते टाइम वैसे भी इनका नाम मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी चीज इनके साथ लिंक हो रखी है। नाउ मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज IUPAC। 60 डेज वाले दिन यार मेरे को बोर्ड की बहुत बार बार पार्टीशन करनी पड़ती है। फाइन, क्योंकि बोर्ड बहुत कम रह जाता है और चैप्टर को खत्म करना है बहुत ही कम समय में। फाइन, तो अगला टॉपिक है हमारा IUPAC। देखो IUPAC का तो जितना प्रैक्टिस हो जाए उतना कम है, ठीक है ना। पर फिर भी अगर हम IUPAC को शॉर्ट वर्ड्स में कैटेगराइज करें तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले कैटायन लिखा जाएगा,
फिर एनाइन लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लिगेंड लिखा जाएगा, फिर सेंटीमेटल एटम लिखा जाएगा। लिगेंड्स के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होना है, लिगेंड्स के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, जब आपने सेंटीमेटल एटम लिख लिया तो इट इज जस्ट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। फाइन, सेंटीमेटल एटम के खत्म होते ही आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। एंड इसके अलावा एक छोटी सी बात जिसका ध्यान रखना है, जब केटाइन का सेंटीमेटल एटम है तो वो सीधा लिखा जाता है, जो एनाइन का सेंटीमेटल एटम है याद है ना, उसको एक फील से बंद करते हैं, लाइक सिल्वर इज अर्जेंटेट, आयरन इज फेरेट, एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनेट, जिंक इज जिंकेट, तो इस तरीके से बंद करते हैं। जबकि अगर वो केटाइन का है तो आयरन इज आयरन, सिल्वर इज सिल्वर, जिंक इज जिंक, एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम, सीधा सीधा है, ठीक है ना। क्रोमियम क्रोमियम है, पर अगर वो एनाइन का सेंटीमेटल एटम है तो वो क्रोमेट है। फाइन, तो अल्टीमेटली ये वाली चीजों को हम रखेंगे ध्यान में। एंड हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे द वेरी फर्स्ट एग्जांपल है CONH36Cl3 जो मैंने अभी अभी लिया था। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले केटाइन लिखा जाना है, केटाइन के अंदर पहले लिगेंड लिखा जाएगा, सो दिस इज हेक्साअमीन कोबाल्ट, एंड फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि यहाँ पे +3 आ रहा है इस क्लोराइड। फाइन, ये मैंने एक ऐसा केस लिया था जिसमें अनाइन एक काउंटर आयन है, यहाँ पे हम एक ऐसा केस भी ले सकते हैं जिसमें केटाइन एक काउंटर आयन है, कुछ इस तरीके से। पर लिखा हमेशा पहले केटाइन ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे पोटेशियम पहले लिखा जाएगा। फाइन, एंड देन हेक्सासाइनाइडो, बिकॉज इनमें पहले लिगेंड लिखा जाएगा, एंड देन क्योंकि ये अब अनायन का मेटल एटम है तो ये फील्ड से लिखा जाएगा, दैट इज फेरिक। एंड इफ यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर दिस कम्स आउट टू बी +2, एंड बंद करेंगे इसे +2 से, बिकॉज सेंटीमेटल एटम इज फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। फाइन, और एग्जांपल कर लेते हैं। ऐसे भी एग्जांपल आ जाते हैं जिसमें सेंटीमेटल एटम के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, एंड यहाँ पे हमारे पास कोई भी काउंटर आयन नहीं होता, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, पहले लिगेंड लिखा जाएगा, दैट इज टेट्राकार्बोनिल। लिगेंड्स के क्या नाम है उसकी आपके पास पूरी लिस्ट पड़ी है, सो दिस इज टेट्राकार्बोनिल निकल 0। फाइन, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो 0 लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ IUPAC ऐसे भी थे जिनके कॉम्प्लेक्स नाम थे, यानी कि इफ आई हैव एन एग्जांपल ऑफ COEN थ्राइस Cl3। फाइन, ENAR आपको भी पता है, अच्छा बाइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज 3 लगे हुए हैं पर एक बाइडेंटेट है तो ये 6 बन गया है। तो अगर हमें इसको लिखना हो तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, लाइक ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। फाइन, जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होती हैं उनके लिए ब्रेस या ट्रेस यूज किया जाता है। देन इट्स अ कोबाल्ट, कोबाल्ट के पीछे 3 एंड देन क्लोराइड। फाइन, सो वी आर ऑल डन विद IUPAC की और प्रैक्टिस के लिए आप मैंने जितने भी क्वेश्चन उसमें लिए थे वो आप कर सकते हो जो हमने पूर्ण लेक्चर में किए थे। फाइन, दिस इज अ रिवीजन क्लास, इसमें हम मैंने तीनों चारों कैटेगरीज एक बार के लिए कवर कर दी हैं। आप और ज्यादा लिगेंड्स एंड सेंटीमेटल एटम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने IUPAC का एक लाइव क्लास भी लगाया था, तो वहां से भी आप नाम गेट कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ पे यार कुछ ऐसा केस भी आ जाता होगा कई बार, जैसे अगर NO2 है या ONO है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज अगर ऐसा कुछ आता है तो नाम में ये मेंशन करना पड़ता है कि नाइट्राइटो O है या नाइट्राइटो N है। IUPAC लिखते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास एम्बिडेंटेट लिगेंड आता है तो O या N मेंशन करना है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरी पे जिसका नाम है EAN थ्योरी। लेट्स हैव चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा EAN रूल। फाइन, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है यार, दिस इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फाइन, तो यार इसमें हमने क्या किया था, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम अप टू हम लिख लेते हैं जिंक, एंड ये आगे जाके क्या बन जाता है, क्रिप्टॉन। सो हमें पता है कि यार नोबल गैस ही सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, एंड यहाँ पे नंबर बन रहा है 36। फाइन, अगर हम बात करें आयरन की, आयरन इज 26,
तो यार ये बंदा किसी ना किसी तरीके से नोबल गैस तक पहुंचना चाहता है। अगर 26 को 36 तक पहुंचना है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो ऐसा क्या करेगा कि अपने साथ 5 मोनोडेंटेट लिगेंड्स लगाने की कोशिश करेगा, बिकॉज 5 लिगेंड्स उसे 10 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 26 बिकम्स 36, 26 36 बन जाएगा एंड वो दुनिया का सबसे खुश इंसान हो जाएगा। फाइन। तो हमने सबसे पहली थ्योरी यानी कि ईएएन थ्योरी में ये अप्लाई करने की कोशिश करी कि हर कोऑर्डिनेशन मेटल एक्चुअली में हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल इसलिए अपने साथ लिगेंड्स लगाता है बिकॉज ही और शी वांट्स टू बी 36। फाइन। वो अपने आप को ही और शी वांट टू बी 36, वो अपने आप को 36 बनाना चाहता है। ठीक है ना। तो 36 बनाने के लिए वो अपने साथ क्या लगा रहा है, लिगेंड। फाइन। ये थ्योरी कुछ हद तक काफी बार सही भी साबित हुई पर कई बार ये गलत भी हुई। फाइन। तो कई बार ईएन नंबर निकालना आता है, जैसे सपोज आई हैव एन एग्जांपल ऑफ सपोज दिस थिंग। फाइन। द वेरी फर्स्ट कॉमन कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें बड़ा सिंपल सा रूल होता है, ईएन निकालना इज वेरी सिंपल टास्क। कोबाल्ट का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देन कोबाल्ट का नंबर है 27 प्लस 3 का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 24 एंड 6 लिगेंड लगे हुए हैं यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, दैट बिकम 36। अगर 36 बन गया है तो यहाँ ईएन फॉलो हो रहा है, यानी कि ये कंपाउंड ईएन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्टेबल कंपाउंड है। फाइन। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, K4FeCN6। अगर हम यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, दिस कम्स आउट टू बी +2। आयरन का नंबर होता है 26, एटॉमिक नंबर 26, यानी कि इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन है, पर +2 का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं यानी कि इसके पास बचे 24, पर इसके साथ 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा यानी कि 6 लिगेंड्स 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, दिस कम्स आउट टू बी 36 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। अगर ये 36 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसका मतलब ये बंदा एक स्टेबल बंदा है। फाइन। सो 36 इज अ स्टेबल थिंग, 36 इज अ स्टेबल थिंग। सो ये उसके अकॉर्डिंग ईएन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, पर हर कंपाउंड ऐसा करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल K3FeCN6, यहां हम अगर निकालें तो Fe इज +3। फाइन। आयरन का नंबर होता है 26, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बचे 23 एंड 6 लिगेंड के कारण 12 आए यानी कि आए 35। फाइन। ये 36 नहीं है। फाइन। पर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता था कि 35 एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है सो दैट इट बिकम 36। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। ये अपनी क्या कराना चाहता है, रिडक्शन कराना चाहता है, यानी कि ये बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि फलाना कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इस तरीके से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरी पे जिसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट थ्योरी इज वर्नर्स थ्योरी। ठीक है ना। तो वर्नर्स थ्योरी के अंदर क्या हुआ यार, वर्नर थ्योरी में उस बंदे ने किया क्या, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। COCl3.6 अमोनिया, COCl3.5 अमोनिया, COCl3.4 अमोनिया एंड COCl3.3 अमोनिया। इन सब में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है एंड उसने इन सबको AgNO3 वो भी एक्सेस में लेके उसके साथ क्या कराया, रिएक्शन करा दिया। ठीक है ना। बट द पर्सन वाज थिंकिंग, वर्नर क्या सोच रहा था कि यार सारे के सारे COCl3 ही तो हैं एंड सब में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सबको 3-3 क्लोरीन देने चाहिए और वो 3-3 क्लोरीन Ag के साथ मिलके AgCl बनाने चाहिए, यानी कि यहाँ भी AgCl बनना चाहिए, यहाँ भी AgCl बनना चाहिए, यहाँ भी AgCl बनना चाहिए। पर उसकी ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ अलग हुआ। वो क्या हुआ कि यहाँ एक्चुअली में नो AgCl बना, यानी कि यहाँ पे AgCl के प्रेसिपिटेट्स नहीं बने। और उसकी ऑब्जर्वेशन से एक चीज और अलग हुई कि यहाँ पे अगर x मास बना है तो यहाँ पे 2x मास बना है, यहाँ पे 3x मास बना। उसका दिमाग ठनका, यार ये क्या हुआ, मैंने सारे के सारे COCl3 लिए थे, Ag मैंने सब में एक्सेस में डाला ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ये सबको सेम क्लोरीन देने चाहिए थे पर ये अलग अलग दे रहा है। इसका मतलब अगर ये 1 दे रहा है तो ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, इसका मतलब ये तो दे ही नहीं रहा, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, इनके क्लोरीन देने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उसने बोला यार कि ये बंदा ना एक्चुअली में 3 क्लोरीन दे रहा है, ये बंदा 2 क्लोरीन दे रहा है, ये बंदा 1 क्लोरीन दे रहा है और ये एक्चुअली में क्लोरीन ही नहीं दे पा रहा है। इसी बात के कारण यहाँ AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं बने और यहाँ जो रेशियो बन रही है वो 1:2:3 बन रही है।
तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए उस बंदे ने क्या कहा कि यार इस कंपाउंड को एक्चुअली में इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि इसके Cl3 तीनों के तीनों आयोनाइजेबल है, उनको बाहर रखिए। फाइन। उसने बोला इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि CONH3 एक Cl को अंदर रखिए और 2 Cl को बाहर, जो चीज बाहर है सिर्फ वही आयोनाइजेबल है। फाइन। इस हिसाब से यहाँ पे 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल है, जबकि यहाँ पे 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल है, और उसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को CONH3 4Cl2 एंड बाहर एक क्लोरीन, इसका मतलब सिर्फ एक ही क्लोरीन आयोनाइजेबल है। एंड इस पर्टिकुलर कंपाउंड में CONH3 थ्राइस Cl3 इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं है, इसीलिए कोई भी क्लोरीन बाहर एक्चुअली आया ही नहीं, जिसके कारण कोई AgCl नाम की चीज नहीं बनी। तो उसने कंपाउंड्स को इस तरीके से कर दिया मेंशन, एंड इस तरीके से मेंशन करके उसने बोला कि हर कंपाउंड की 2 वैलेंसीज हैं। फाइन। वन इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। देखो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई करा रही है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करा रही है। फाइन। आई नीड टू इरेज दिस। सो उसके अकॉर्डिंग ये वाला कंपाउंड जो है जिसमें कोबाल्ट बीच में है, ये सारे के सारे जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है ना, सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर ये वाली चीज होती है जो बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, ठीक है ना, NH3 एंड NH3। एंड ये जो आयोनाइजेबल है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, प्राइमरी वैलेंसी को उसने बोला आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है ना, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब है जिसके आयंस बन सकते हैं, नॉन आयोनाइजेबल जिसके आयंस नहीं बन सकते। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लोरीन इस तरीके से डैश बना के बाहर रखना चाहिए, एंड जो डैश वाले हैं ये आयोनाइजेबल हैं, जो सॉलिड लाइंस हैं, जो सॉलिड लाइंस है, अमोनिया इज इन सॉलिड लाइंस, ये नॉन आयोनाइजेबल है, यानी कि इसके आयंस नहीं बनेंगे। याद है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले मिनट में जो मैंने बात बताई है कि वो नेचर में क्या है, नॉन आयोनाइजेबल। पर अगर यहाँ पे एक क्लोरीन अंदर है 2 क्लोरीन बाहर, तो दिस शुड बी रिटन लाइक दिस कि इसके साथ एक क्लोरीन डैश भी आएगा और डॉटेड भी आएगा, पर इन दैट केस ये नॉन आयोनाइजेबल होगा। फाइन। बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद आयोनाइजेबल। याद रखिएगा सारे के सारे आयोनाइजेबल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज क्लोरीन यहाँ पे डॉटेड भी है एंड डैश भी, मतलब डॉटेड भी है एंड सॉलिड लाइन भी है। सॉलिड लाइन मींस नॉन आयोनाइजेबल, डैश मतलब आयोनाइजेबल, इसका मतलब ओवरऑल ये नॉन आयोनाइजेबल रहेगा। बिकॉज ये क्लोरीन के कारण ऑक्सीडेशन नंबर तो आया -2, यहां से -1, यहां से तो ये +3 आ गया, इस क्लोरीन के कारण ऑक्सीडेशन नंबर तो आया, यानी कि इट इज एक्टिंग एज प्राइमरी वैलेंसी मान लिया, पर ये क्लोरीन बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये नेचर में रहेगा तो नॉन आयोनाइजेबल है। नॉन आयोनाइजेबल है प्राइमरी वैलेंसी, ये बात याद रखिएगा, पर ये सेकेंडरी वैलेंसी भी है, इट इज एक्टिंग एज बोथ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। कोई दिक्कत? यार वर्नर बहुत सही बंदा था, ठीक है ना, उसने यार इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बना दी, पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या फंसा वर्नर का कि यार उसने कोई शेप शूप के बारे में, कोई मैग्नेटिक नेचर के बारे में, कोई स्टेबिलिटी के बारे में, फाइन, इन सब चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करी। कहां हम बात करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों की, उसका तो नामो निशान तक नहीं है यार, ये सिर्फ वैलेंसीज बोल के चला गया। इसने तो ये तक नहीं बताया कि इसकी शेप क्या होनी चाहिए, अगर 6 लिगेंड लगे हुए तो वो किस तरीके से लगे हुए होने चाहिए। इन सबको बताने के लिए हमारे पास एक अगली थ्योरी जिसका नाम है VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज VBT, एंड हमने सबसे पहले इसे पढ़ा CN=6 के लिए। VBT को हमने पढ़ा CN=6 के लिए। यहाँ VBT में एक फंडा आया, दैट इज 2 तरीके के लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज क्या निकल के आई, दैट इज CN6 -3 है एंड COCl6 -3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है। अगर मैं कोबाल्ट को बनाऊं 27 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। फाइन। अगर +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा,
तो अल्टीमेटली कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन क्या बचेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, दैट इज आर्गन, यहां तक तो सेम है, ये सारे का सारा आर्गन है, दैट इज 3d6 4s0। 4s0 तो मैं इसे 4p0 एंड 4d0 भी लिख सकता हूं, बिकॉज 4 चालू हो गया है तो p और d लिखे जा सकते हैं। द सेम आई एम राइटिंग इट हियर, कोबाल्ट +3 के लिए आर्गन, दिस इज 3d6 4s0 4p0 4d0, बिकॉज यहां भी लकीली कोबाल्ट क्या है, +3 है। पर यहां पे मुद्दे की बात यह है कि Cn जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड Cl जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। अब इससे होगा क्या, बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, 6 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बन गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। S खाली है, P भी खाली है एंड D भी खाली है। यहां भी 3d6 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, S खाली है, P भी खाली है एंड D भी खाली है, फाइन। होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो तो इनको पेयर अप कर सकता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप होना यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स अब बेसिकली 1 2 3 4 5 6 इसमें आ जाएंगे एंड आगे हमें इस D की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमें 6 Cn रखने हैं, तो यहाँ 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 और यहाँ सब जगह पे Cn माइनस आ जाएंगे, फाइन। पर यहाँ पे जब ये वीक फील्ड लिगेंड आएगा, वीक फील्ड लिगेंड के कारण यहाँ पेयरिंग नहीं हो सकती, ये आगे नहीं आ सकता। पेयरिंग ना होने के कारण ये जैसा था वैसे ही रहा, तो हमें जो 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, इसके लिए 6 क्लोरीन के लिए हमें जो 6 ऑर्बिटल्स चाहिए वो यहां से लेने पड़ेंगे। इन दैट केस ये sp3d2 बनेगा, बिकॉज यहाँ 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 और यहाँ सब जगह पे Cl माइनस आएगा, जबकि यहाँ अंदर आ रहा है, जिसके कारण ये D2sp3 बन गया, ये sp3d2 बन गया। इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि अंदर के D यूज हुए हैं, यहां हम आउटर कहते हैं, ठीक है ना। ये नेचर में डायामैग्नेटिक है, बिकॉज यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नेचर में पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहां पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फाइन। देन इसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, दैट इज n × n+2, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो कि यहां पे आने वाला है 0 एंड यहां पे ये आने वाला है 4 × 4+2 का रूट, यानी कि √24, फाइन। तो ये सब कुछ निकाला जा सकता है। सबसे मेजर इज हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है एंड हर बार ये ऐसा ही हो ये बात पॉसिबल नहीं है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही हमारा डायमैग्नेटिक हो, उसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है। इस बात के लिए मैंने आपको कराया था Cn = 4 का केस, जिसमें मैंने 3 अलग अलग केसेस लेके सिमिलैरिटी निकाली थी कि किसी के साथ आएगी, तो हर बार ये चीज सॉल्व ही करनी होती है। लेट्स हैव इट फॉर Cn = 4। Cn = 4 में आपको याद होगा हम लोगों ने 3 केस बनाए थे, यानी कि NiCl4 -2, NiCl4 -2 एंड NiCO4, ठीक है ना। अगर हम देखें निकल इज 28, फाइन, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, फाइन। दिस इज फॉर सेम ऑल, ठीक है ना। निकल +2, बिकॉज यहां निकल क्या है, +2 स्टेट में है, यहां निकल +2 है, पर यहां निकल 0, ठीक है ना। अगर निकल +2 निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकलेंगे, तो ये यहां तक तो आर्गन सेम है एंड देन दिस इज 3d8 4s0 4p0। d की यहां जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज Cn = 6 के जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा से ज्यादा ना वो s और p भी वो खाली जगहों वाला काम पूरा कर देंगे, तो यहाँ d की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ अगर निकल +2 के लिए लिखूं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर्गन 3d8 4s0 4p0,
एंड पर यहां क्योंकि निकल ही है तो दिस इज आर्गन 3d8 4s2 4p0। कोई दिक्कत? फाइन। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 इलेक्ट्रॉन्स। एस खाली पड़ा है, पी खाली पड़ा है। यहां भी अगर मैं बनाऊं 8 इलेक्ट्रॉन्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा बनाने का तरीका गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बना चाहिए। 4s खाली है, 4p ये भरा हुआ है। देन d के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये सही तरीका देखो, इस तरीके से भरने चाहिए। p के 2 इलेक्ट्रॉन, s के 2 इलेक्ट्रॉन एंड p पड़ा है खाली। कोई दिक्कत? इस तरीके से। अब यार ये बंदा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये बंदा है वीक फील्ड लिगेंड एंड ये बंदा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फाइन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर सकता है, जहां पे एस पे एसएफएल लग जाएगा यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये इकट्ठा हो जाएगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरा भरने का तरीका सही है। तुम्हें 4 ऑर्बिटल चाहिए बिकॉज़ Cn कितने हैं 4, तो ये यहां से पूरे हो जाएंगे, दैट इज dsp2। फाइन। अब क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कर सकता। पेयरिंग नहीं कर सकता तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे जो 4 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, 4 क्लोरीन को जो 4 ऑर्बिटल चाहिए वो यहाँ से पूरे होंगे, यानी कि जिसका नाम है sp3। फाइन। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या है SFL यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा के, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो तो पेयरिंग कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली यार ये तो हो जाएगा फुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 से 2 और आ गए तो यहाँ पे ये आया। अब यहाँ पे ये जो 4 लिगेंड की रिक्वायरमेंट है वो ये वाले 4 ऑर्बिटल पूरे करेंगे, यानी कि ये बनेगा sp। अब यार ये दोनों sp3 है, ये वीक था ये स्ट्रॉन्ग था, बहुत गड़बड़ है। तो यार मैंने तब भी आपको ये बात बताई थी कि ये मिथ नहीं बिठाना कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो dsp2 बन जाएगा, बिकॉज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो dsp2 भी बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड sp3 भी बना हुआ है। थोड़ी सी और बातें करते हैं। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं 0, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं 2 हैं एंड यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं। फाइन। ये डाया है नेचर में, ये पैरा है, ये डाया है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहाइड्रल है, ये भी टेट्राहाइड्रल है। सिमिलैरिटी आ रही है किसी के अंदर? ये इन 2 बातों में तो इसके साथ मैच कर रहा है, पर इन 2 बातों में ये इसके साथ मैच कर रहा है। अरे तो तुम सीधा डायरेक्टली कोई भी ऐसी चीजें याद मत करना। कई बार बच्चे ऐसा रिजल्ट याद कर लेते हैं कि यार वीक फील्ड लिगेंड, सर वीक वाला तो इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो वो पक्का sp3 होता है सर, और जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है ना सर वो पक्का इकट्ठे कर देता है, वो पक्का dsp2 होता है। अरे भाई ये सब पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये मिथ्स नहीं बिठाने दिमाग में। यहाँ पे साफ साफ क्लियर है, ये 2 चीजें इसके साथ मैच कर रही हैं और ये 2 चीजें इसके साथ मैच नहीं कर रही, ये 2 चीजें इसके साथ मैच कर रही हैं, यानी कि हर बार आपको निकालना पड़ेगा। नाउ द बिगेस्ट मुद्दा इज यार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड हमें कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हें क्या, ये तो वीबीटी को नहीं पता चला तो तुम्हें कहां से पता चलेगा? फाइन। वीबीटी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द व्हाट वीक फील्ड लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो नहीं बता पाया। कोऑर्डिनेशन 4 की ज्योमेट्री ढंग से नहीं बता पाया। अरे वो ये तो बता पाया कि ये डाया है या पैरा है, पर अगर 2 लोग पैरा है तो कौन ज्यादा वाला पैरा है कौन कम वाला है, यानी कि क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक डाटा कितना है, क्वांटिटेटिवली। देखो ये होती है क्वालिटेटिवली बताना कि ये डाया है या पैरा है, पर क्वांटिटेटिवली कितना है ये वो चीज नहीं बता पाया। फाइन। वो शेप के बारे में तो थोड़ा बहुत बता पाया कि यार ये स्क्वायर प्लेन होना चाहिए, टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, फिर भी उसकी ज्योमेट्रिक्स इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, बिकॉज वो इस बात को इतना ज्यादा क्लियर नहीं कर पाया कि क्यों पेयरिंग हो रही है एंड क्यों यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही। क्लियर? तो इन सब बातों को बताने के लिए हमारे पास आई अगली थ्योरी जिसका नाम है CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेट्स हैव इट। So next theory is crystal field theory यानी कि CFT। फाइन। CFT को सबसे पहले हमने किया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। फाइन। बहुत ही सिंपल सा फंडा है एंड यहाँ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के आंसर मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात पेयरिंग क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही वो सारे आंसर हमें कहाँ से मिले, CFT से मिले। फाइन। CFT को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। CO
NH3 6+3। फाइन, यहाँ पे कोबाल्ट बेसिकली क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं कोबाल्ट +3 बनाऊं तो ये अल्टीमेटली बन रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो जाता है, 3d6 आ जाता है। ध्यान रखने की बात है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। कोबाल्ट नॉर्मली 4s2 3d7 होता है। फाइन, अगर मैं इसके 3d6 के इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फाइन, इस साइड में बना लेता हूं एनर्जी। तो ऐसा देखा गया कि यार हो क्या रहा है, कोबाल्ट के पास 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। कोबाल्ट एक सेंटीमीटर एटम है जिसके पास 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। 6 लिगेंड करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स देंगे यार। तो कोबाल्ट के पास खुद के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो अल्टीमेटली अगर इसके पास 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, कोबाल्ट +3 प्लस 6 लिगेंड्स आएंगे, तो यार ये बंदा रिलेटिवली एक ज्यादा एनर्जी लेवल पे चला जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास भी लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, एंड सेंट्रल मेटल एटम के पास भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। अगर वो रिपेल करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी हाई हो जाएगी, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। खैर, अपने को क्या अनस्टेबल है, अपने को ये मतलब है कि एक्चुअली में ये एनर्जी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। एंड यहाँ पे ये बात देखी गई फिर कि 2 की एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी, जबकि 3 की एनर्जी इतनी ज्यादा अप नहीं होगी। एंड ये बात क्यों आई, बिकॉज ये dz² और dx² - y² है, जबकि ये dxy dyz एंड zx है। फाइन, आपको याद होगा ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सिस पे बने हुए हैं, जबकि ये नॉन एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। फाइन, अगर आप d के ऑर्बिटल्स बना के देखो, ये सारे के सारे एक्सिस पे हैं और ये नॉन एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। अब आप सोचिए 6 लोगों ने अटैक करना है, 6 लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे? डेफिनेटली एक +x एक्सिस से, एक -x से, एक +y से, एक -y से, एक +z से, एक -z से। यानी कि द बेस्ट तरीका है वो एक्सिस से अप्रोच करें। अगर वो एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन करेंगे एंड नॉन एक्सिस के ऑर्बिटल्स को कम रिपल्शन करेंगे, जिसके कारण एक्सिस के ऑर्बिटल्स एनर्जी में ज्यादा खो गए हैं एंड नॉन एक्सिस वाले रिलेटिवली नीचे चले गए हैं। इनके डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल ओ, यानी कि CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। फाइन, अगर हम यहाँ पे इसको बैरी सेंटर मान लें, यानी कि एवरेज सेंटर मान लें, तो ये बेसिकली +3/5 डेलो ऊपर है एंड ये -2/5 डेलो नीचे। वो बड़ा सिंपल सी बात है जिसको मैं बोलता हूँ 3 स्टेप ऊपर 3 स्टेप ऊपर, ये 6 स्टेप ऊपर हो गया, ये 2 स्टेप 2 स्टेप 2 स्टेप 6 स्टेप नीचे हो गया है। तो ये -2 है, वो प्लस का 3 है। ये तो एवरेज निकाल के बताया है, ठीक है ना। फाइन, ये कितना ऊपर है, ये कितना नीचे है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात देखो, ये CFSE बन क्यों रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिपल्शन हुई, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स एंड सेंट्रल मेटल एटम्स के बीच में रिपल्शन हुई। जितनी ज्यादा रिपल्शन उतना बड़ा सेंटर, मतलब ये जो डेलो बनेगा, ठीक है ना। अब रिपल्शन का फंडा बड़ा सिंपल सा है कि लिगेंड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतनी ज्यादा रिपल्शन कर पाएगा। यानी कि हाउ इजीली अ लिगेंड इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा डेलो आएगा। मानते हैं ये बात? फाइन, एंड जितना ज्यादा डेलो आएगा तो लफड़ा कहाँ है, लफड़ा है 4th इलेक्ट्रॉन भर देना। फाइन, इनको हम बोलते हैं Eg ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अगर तो यार डेलो बहुत ज्यादा है पेयरिंग से, अगर डेल ओ बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो यार जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2g में ही आ जाएगा, जबकि Eg में तो कुछ नहीं आएगा। पर अगर ये डेलो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा डिफरेंस है, तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा, अगर ये डिफरेंस छोटा सा है, ठीक है ना। तो इन दैट केस T2g में 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद Eg में आ जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन। फंडा चौथे इलेक्ट्रॉन के टाइम पे फंसता है, ठीक है ना। तो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर ये डिफरेंस काफी ज्यादा हुआ, अगर ये डिफरेंस काफी ज्यादा हुआ तो चौथा भी यहाँ आ गया, पांचवा भी यहाँ, छठा भी यहाँ। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। तो अगर 1 2 3 4 5 6 ही हो गया, इस तरीके से हो गया, तो ये 2 खाली हो गए ना, तब तो आपका D2sp3 बन जाएगा। पर अगर ये डिफरेंस कम हुआ, अगर ये डिफरेंस कम हुआ, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, पांचवा भी यहाँ चला जाएगा। इन दैट केस आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इन दैट केस आपके पास क्या बन जाएगा? sp3d2 बन जाएगा, बिकॉज आपके पास यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सब कुछ आगे से लेना पड़ेगा 4 वाले से। ये 3d कुछ नहीं देगा आपको, ये 3d ऑर्बिटल है, ये 3d आपको घंटा नहीं देने वाला, आपको सारे के सारे आगे से लेने पड़ेंगे।
ये 4 का S है, ये 4 का P है, ये 4 का D है। समझ पा रहे हो ये बात? सब कुछ आगे से लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ कोई ऑर्बिटल खाली है, यानी कि सब कुछ क्या है, सब कुछ है ये कितना है, ये अगर बहुत ज्यादा है तो भाई नीचे ही रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग हो जाएगी। ये ज्यादा कब आएगा, जब स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहां से हमें आइडिया मिला, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वो स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड होता है। एंड जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो ज्यादा बड़ा CFSC क्रिएट कर देगा। जितना बड़ा CFSC क्रिएट कर देगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा। नीचे रह जाना इज मींस पेयरिंग हो गई है। नीचे रह जाने का मतलब होता है पेयरिंग। वो जो इकट्ठा कर देना बीबीटी में बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या है, नीचे रह जाना। फाइन, बिकॉज ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि अफवाह के अकॉर्डिंग ये नीचे ही रह जाना चाहिए यार। एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन चौथा नीचे रह जाना चाहिए, ऊपर के दोनों ऑर्बिटल्स खाली हैं तो D2 sp3 भरे हुए हैं, तो आगे से ले लेंगे sp3 D2। फाइन, अब मैं इसको Cn=4 के साथ कंपेयर करके बताता हूं। तो बीच के 5 ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्चुअली में 2 ऊपर 3 नीचे इन द केस ऑफ Cn=6, पर Cn=4 के केस में 3 ऊपर एंड 2 नीचे। फाइन, बड़े सिंपल सी बात है यार। दिस इज Eg, दिस इज T2g। फाइन, दिस इज dz² dx² - y²। ये एक्सिस वाले लोग हैं, यहाँ पे dxy dyz एंड dzx है, ये नॉन एक्सिस के लोग। फाइन, जबकि यहाँ पे dxy dyz एंड dzx ये नॉन एक्सिस के लोग हैं, एंड dz² एंड dx² - y² ये एक्सिस के लोग। ठीक है ना, ये Cn=4 के लिए बना रहा हूं। देखिए Cn=4 में टेट्राहाइड्रल है, ये ऑक्टाहाइड्रल है, जिसके बारे में हम जनरली बात करते हैं। देखो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, इफ यू नो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, इसमें कुछ एक्सिस पे नहीं होता, यानी कि ये लोग नॉन एक्सिस से अप्रोच करते हैं। नॉन एक्सिस से अप्रोच करते हैं, इसका मतलब नॉन एक्सिस वालों को ज्यादा रिपल्शन करेंगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, तुम जा रहे हो, तुम्हें सीधा किसी ना किसी की टक्कर मिली तो वो ज्यादा बड़ी टक्कर है ना यार। कोई आपको एज मार के निकल गया, वो तो यार इतनी ज्यादा जबरदस्त टक्कर नहीं है। तो सीधा लगेगा तो यार सीधी टक्कर इज अ बड़ी टक्कर। फाइन, तो यार टेट्राहाइड्रल इस तरीके की शेप नॉन एक्सिस से अप्रोच करती है। नॉन एक्सिस को डायरेक्ट टक्कर मारेगा, 3 लोग ऊपर हो जाएंगे एंड यहाँ पे 2 लोग नीचे रह जाएंगे। जबकि ऑक्टाहाइड्रल के केस में ये लोग 6 एक्सिस से अप्रोच करते हैं। एक्सिस से अप्रोच करने के कारण एक्सिस वाले लोग ऊपर, ये वाले लोग नीचे। कोई दिक्कत? यहाँ के डिफरेंस को डेल O बोला जाता है, यहाँ के डिफरेंस को डेल T बोला जाता है। उसको आप बेरिसेंटर निकाल के ये बता सकते हो कि +2/5 डेल O ऊपर है एंड -3/5 डेल T नीचे, सॉरी डेल T। एंड उसी हिसाब से अगर यहाँ पे बेरिसेंटर निकल रहा है तो ये +3/5 डेल O ऊपर है एंड -2/5 डेल O नीचे है। ओवरऑल खैर ये +3/5 और +2/5 से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डेल O जो होता है दैट इज, या डेल T जो होता है दैट इज 4/9 ऑफ डेल। यानी कि ये जो टेट्राहाइड्रल के कारण डिफरेंस है ये छोटा होता है एज कंपैरेटिव टू ऑक्टाहाइड्रल। ये मैंने थोड़ा सा शो करने की भी कोशिश करी है, यहाँ मैंने एक बड़ा CFSC दिखाने की कोशिश करी है एज कंपैरेटिव टू यहाँ। उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है कि टेट्राहाइड्रल है 4 लोग लिगेंड्स रिपल्शन कर रहे हैं, यहाँ 6 लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 6 लोग ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा रिपल्शन कर पाएंगे, जबकि 4 लोग इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज हाउ देयर रिलेशन वर्क्स। फाइन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें यार हमें लिगेंड की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फाइन, कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए कार्बन डोनर्स, देन नाइट्रोजन फैमिली के डोनर्स, देन ऑक्सीजन फैमिली के डोनर्स एंड देन हैलोजन डोनर्स। इस तरीके से हम इनको मतलब फील्ड ऑफ लिगेंड्स डिसाइड करते हैं। फाइन, यार कार्बन देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कार्बन इतना ज्यादा लालची बंदा नहीं है जितने हैलोजन हैं। हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देंगे तो वो एक वीक फील्ड लिगेंड हो गए। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं करेगा तो CFSC क्रिएट नहीं होगा, CFSC क्रिएट नहीं होगा तो फिर वो तो घटिया लिगेंड हो गया। फाइन, तो इसलिए हैलोजेंस आर वीक लिगेंड्स। जबकि रिलेटिवली कार्बन फैमिली डोनर्स, यार बड़ी सिंपल सी बात है, कार्बन को कोई लालच नहीं है इलेक्ट्रॉन की, कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा।
कार्बन एज अ लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन करेगा, ज्यादा रिपल्शन ज्यादा CFSC मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा, यानी कि पेयरिंग होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोई दिक्कत है, बड़ी आसान तरीके से याद रख सकते हो, जितना हाउ इजीली इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये ज्यादा आसानी से दे देगा, ये स्ट्रॉन्ग, ये रिलेटिवली क्या है, वीक है, कोई दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट CFT, फाइन। एंड देन CFT के बाद हमने पढ़ा था इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म, फाइन। लेट्स मूव टू द पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें हम 3 तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेट्स हैव इट। सो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या नाम से ही क्लियर है, जिनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं पर कंपाउंड पूरे को पूरा सेम है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आयोनाइजेशन में क्या है, कोबाल्ट NH3 5 Cl Br एंड CO NH3 5 Br Cl। फिर अगर आप इसको आयोनाइज करोगे तो ब्रोमीन माइनस मिलने वाला है, जबकि अगर इसको आयोनाइज करोगे तो Cl माइनस मिलने वाला है, जबकि आप दोनों कंपाउंड्स की शक्ल देखें तो आपको सेम ही लगेंगे। भाई क्या ये तब होता है जब आपका एक लिगेंड काउंटर आयन की तरह एक्ट कर सकता है। भाई तो ये स्विच कर गए हैं आप, अगर Cl बाहर है तो Cl आयन बनेगा, अगर ये बाहर है तो Br माइनस आयन बनेगा, यानी कि तब ये एक दूसरे के आइसोमर ज्यादा देखने को मिलेंगे जब ये आयोनाइज हो जाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। फाइन। सेकंड हमारे पास है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। यार ये देखने को मिलता है जब पानी ऐसा लीगेंड होता है, ठीक है ना। यार वाटर का बड़ा लफड़ा है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे COH2O4 Cl2 ClH2O एंड COH2O5 Cl2.H। अगर हम इन दोनों को देखें यार, दोनों के पास एक कोबाल्ट है, 4 और 2 6 पानी है, 5 और 1 6 पानी है, 2 और 1 3 क्लोरीन है, 1 और 2 3 क्लोरीन है, यानी कि सारे का सारा फंडा सेम है। पर अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक दूसरे के आयनाइजेशन तो नहीं है, बिकॉज ये भी आयनाइज होकर क्लोरीन दे रहा है, ये भी आयनाइज होकर क्लोरीन दे रहा है, गिनती अलग है, पर अपने को गिनती से थोड़ी मतलब है। आयनाइजेशन का मतलब है नेचर अलग बनना चाहिए यार, यहाँ पे Br माइनस निकल रहा है, यहाँ पे Cl, मैंने गिनती की थोड़ी बात करी है, गिनती तो यहाँ पे लफड़ा ही है। क्लोरीन गिनती नहीं सोचनी, यहाँ क्लोरीन 1 निकल रहा है, यहाँ क्लोरीन 2 निकल, तो क्लोरीन ही रहा है ना, तो ये एक दूसरे के आयनाइजेशन नहीं है। पर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए, ये अगर गिनती में अलग है तो उसे बोला जाता है हाइड्रेट आइसोमर। कोई दिक्कत? फाइन। थर्ड पे चलते हैं, दैट इज लिंकेज आइसोमरिज्म। ये बड़ा कूल है यार। CO NH3 NO2 Cl3 या Cl2 ले लो, ठीक है ना, एंड CO NH3 4। यार लिंकेज का मतलब होता है एक्चुअली में लिंक कौन हो रखा है, ये होता है बेसिकली इन द केस ऑफ एम्बीडेंटेड लिंक। फाइन। एम्बीडेंटेड में ये बात सोचने वाले, बिकॉज यहाँ पे यार देखो लिंक कौन हो रखा है N, और यहाँ पे लिंक कौन हो रखा है O। कोई दिक्कत? सो दैट इज नोन एज लिंकेज आइसोमर। फाइन। सो लिंक कौन हो रखा है, ये वाला फंडा है यहाँ पे। फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। फोर्थ आइसोमरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जनरली होता है तब जब एक्चुअली में कैटायनिक एंड अनायनिक दोनों चीजें ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे क्रोमियम NH36 कोबाल्ट CN6। इसका आइसोमरिज्म बेसिकली बनता है क्रोमियम CN6 कोबाल्ट NH36। आर यू गेटिंग इट? ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। हुआ क्या है, अरे लिगेंड स्विच कर गए हैं, इसके वाले निकल के इसके पास चले गए, इसके वाले निकल के इसके। क्रोमियम के साथ पहले अमोनिया था, क्रोमियम के साथ Cn है, कोबाल्ट के साथ पहले Cn था, अब कोबाल्ट के साथ NH3 है। चीजें तो सब कुछ सेम है, गिनती सब कुछ सेम है, पर उसके लिगेंड उसके पास, उसके लिगेंड उसके पास। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फिफ्थ आइसोमर इज लिगेंड आइसोमरिज्म।
फाइन। यानी कि जब लिगेंड अपने आप के अंदर इटसेल्फ आइसोमरिज्म कर ले, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला केस, देखो कोई भी मेटल है उसके साथ ये लगे हुए हैं कि ये लगा हुआ है, यहां पे गिन के देखो तुम, सेम लिगेंड के अंदर उतने ही कार्बन है, उतने ही हाइड्रोजन है, उतने ही नाइट्रोजन है, पूरे का पूरा गिन के देखो, 3 3 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 2 2 नाइट्रोजन है, सारी चीज सेम है, और लिगेंड ने अपने आप के अंदर आइसोमरिज्म कर लिया। यहां इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 2 डाइअमीन, एंड इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 3 डाइअमीन। अगर मेटल के साथ इसका नाम लिखा जाए IUPAC, तो यार ये पता क्या लिखा जाएगा, सपोज ऐसा है, इसको हम लिखते हैं M, इस वाले को PN5, एंड इसको हम लिखते हैं MTN5, बिकॉज इसको ये इसका नाम क्या आएगा, ट्रिस प्रोपेन 1 2 डाइअमीन, एंड इसका नाम क्या आएगा, ट्रिस प्रोपेन 1 3 डाइअमीन। अरे लिगेंड ने अपने आप के अंदर जो भी आइसोमरिज्म कर रखा है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ नहीं करा, लिगेंड ने अपने आप के अंदर आइसोमरिज्म कर रखा है, दैट इज नोन एज लिगेंड आइसोमरिज्म। कोई दिक्कत? तो 5 किस्म के हमारे पास थे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। लेट्स मूव टू द स्टीरियो आइसोमरिज्म, यानी कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो नाम से ही क्लियर है, स्पेस में आइसोमरिज्म। वैसे तो स्टीरियो मैंने तब भी बोला था जब पूरा पढ़ा है कि ऑर्गेनिक का पार्ट है, पर मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से स्टीरियो खत्म कर दिया है। स्टीरियो में हमारे पास 2 चीजें हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फाइन। इसको अगर शॉर्ट में ब्रीफ करना हो तो यार ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम देखते हैं डिस्टेंसेस, एंड यहां हम देखते हैं सिमेट्री, कोई भी प्लेन या एक्सिस की सिमेट्री, प्लेन या एक्सिस की सिमेट्री। फाइन, कोई दिक्कत? जैसे बड़े सिंपल से केस से मैं आपको बताता हूं। Cn=4 के अंदर हमने देखा कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के अंदर तो कोई जीआई नहीं बन सकता, बिकॉज टेट्राहाइड्रल इतनी ज्यादा, मतलब मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास टेट्राहाइड्रल था, एंड टेट्राहाइड्रल में हमने देखा था कि कोई भी डिस्टेंस एक दूसरे के बिल्कुल सटीक बराबर है, आप किसी को भी किसी के साथ रिप्लेस कर लो, आपके पास एक अलग अलग डिस्टेंसेस नहीं आने वाले। पर हमने Cn=4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज में देखा था कि सपोज हमारे पास केस है MABCD का। फाइन, मैं सुजेस्ट करूंगा यार आपको आइसोमरिज्म देखो वहीं से रिकॉल करना चाहिए जहां हमने पूरा पूरा किया हुआ है। पर सपोज हमारे पास ये केस है, तो मेटल के साथ A के अगेंस्ट में B लगा हुआ है, A के अगेंस्ट में C लगा हुआ है, एंड मेटल में A के अगेंस्ट में D लगा हुआ है। तो यहाँ पे C और D आ गया है, यहाँ पे B और D आ गया है, यहाँ पे C और B आ गया है। तो अल्टीमेटली इसको A ट्रांस B, A ट्रांस C एंड A ट्रांस B इस तरीके से लिखा जाता है। ये हमारे पास 3 आइसोमर बन गए। क्लियर? सिमिलरली ये सब चीजें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर भी सॉल्व करके देखी थी। फाइन, बड़ा सिंपल सा फंडा होता है ज्योमेट्रिकल के अंदर, क्या हमें डिस्टेंसेस चेक करना है। देखो A का C के साथ यहाँ जो डिस्टेंस है वो A का C के साथ यहाँ नहीं है, यहाँ देखो A C के साथ यहाँ तो डायगोनल है, तो यहाँ डिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो मैंने सपोज A और C को ही कंसिडर कर लिया, क्या वो हर बार सेम है? तो इस तरीके से देखना होता है, ठीक है ना। तो हर बार A यहाँ B के साथ अलग डिस्टेंस पे, यहाँ A C के साथ अलग डिस्टेंस पे, यहाँ A D के साथ अलग डिस्टेंस पे है, तो अल्टीमेटली 3 आइसोमर मेरे पास बन के आ रहे हैं। फाइन, अगर मैं ऑप्टिकल को थोड़ा बाद में शुरू करूं, यहाँ पे मेरे पास Cn=6 के अंदर भी एक काफी ज्यादा फेमस आता है A3B3। फाइन, Cn=6 में ये वाला जो आइसोमरिज्म है वो काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें हमने बोला था कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। मैंने बोला था A3 और B3 ऐसे खोलो और 2 2 के सेट बनाया करो, A के अगेंस्ट में A के अगेंस्ट में B के अगेंस्ट में B, एंड A क्या बन रहा है, A के अगेंस्ट में B, A के अगेंस्ट में B, A के अगेंस्ट में B। फाइन, A के अगेंस्ट में A के अगेंस्ट में B एंड B के अगेंस्ट में B, एंड यहाँ A के अगेंस्ट में B, A के अगेंस्ट में B एंड A के अगेंस्ट में
फाइन। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने एक चीज करी थी, वो क्या थी कि यहाँ ये एक प्लेन बन रहा है और ये एक प्लेन बन रहा है, पर जबकि यहाँ पे ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। याद है इसको हमने क्या बोला था, फेशियल, एंड इसको क्या बोला था, मेरिडोनियल। ठीक है ना, दैट इज नोन एज फैक्मर आइसोमर्स, फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स। दिस इज वन ऑफ द फेमस आइसोमर्स इन Cn=6। इसको मैंने पूरे का पूरा डायग्रामेटिकली बना के दिखाया था। लेट्स मूव टू द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। फाइन। टेट्राहाइड्रल के अंदर कोई जीआई नहीं आता है, नो जीआई, बिकॉज़ टेट्राहाइड्रल काफी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें डिस्टेंसेस कभी अलग नहीं हो सकते। लेट्स हैव इट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपका कंपाउंड किसी न किसी तरीके से दो इक्वल हाफ्स में कट सकता है, फाइन, अगर आपका कंपाउंड दो इक्वल हाफ्स में कट सकता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, यानी कि उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। फाइन। इफ देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो उसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। इफ यू हैव पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपकी प्रेजेंट है तो आप ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो एंड आप ऑप्टिकली आइसोमर भी नहीं हो। क्लियर। वैसे तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत ज्यादा कुछ देखते हैं हम लोग, पर कोऑर्डिनेशन में हमारा काम इतने से चल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं Cn=4 में स्क्वायर प्लेनर की बात करूं, तो स्क्वायर प्लेनर में यार कोई भी केस उठा लो, सपोज मैं MABCD का उठा लेता हूं। यार ये एक प्लेन पे चार लोग हैं, इफ यू कैन सी दिस, एक प्लेन पे चार लोग हैं, ये मेरी उंगली सही करने वाली है, एक प्लेन पे चार लोग हैं। यार इनको तो तुम यहां से काट दोगे तो दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, यानी कि यहां कभी OI नहीं आ सकता। ऑप्टिकली एक्टिव में कभी, सॉरी स्क्वायर प्लेनर में कभी भी OI नहीं आ सकता, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर तो नाम में ही प्लेनर है। फाइन, प्लेनर है तो ये तो प्लेन है तो कट हो जाएगा। क्लियर। Cn=4 में, Cn=4 में अगर हम बात करें टेट्राहाइड्रल, तो टेट्राहाइड्रल में ये एक केस है जब आप उसे दो इक्वल हाफ में नहीं कट कर सकते। अगर इनमें से कोई भी दो मैच कर रहे हैं तो याद रखिएगा इक्वल हिस्से में कट हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं आपको टेट्राहाइड्रल बना के दूं, अगर मैं आपको टेट्राहाइड्रल बना के दूं तो अगर इनमें से कोई भी दो मैच कर गए ना, तो उन दो को हम एक दूसरे के सामने रख के यहां से काट सकते हैं, बिकॉज ये दो एक एक्सिस पे आके एक प्लेन से काटे जा सकते हैं। अगर इन दोनों को एक प्लेन से काट दिया, ये दो तो इक्वली थे तो आधे मतलब एक एक मिल जाएगा, और ये दोनों चीजें आधी आधी मिल जाएंगी, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी दो मैच कर गए ना तो फिर OI नहीं मिलेगा। पर अगर चारों अलग अलग हैं, जिसको हमने ऑर्गेनिक में कायरल बोला था, फाइन, मैंने ऑर्गेनिक के हिसाब से पहले सारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म समझाया है करने से पहले, तो उस केस में हमने इसे कायरल बोला था ना। तो अगर ये चारों अलग अलग हैं तो इसका एक OI एग्जिस्ट करता है, एंड OI कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका होता है मिरर इमेज। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज B। कोई दिक्कत। तो OI निकालने के लिए यार बड़ा सिंपल सा फंडा, हम ये वाली चीज चेक करेंगे, दैट इज अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर किसी 6 वाले में भी यही चेक करना है, 6 के मतलब 6 का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, उसमें भी आप यही चेक करोगे बार बार। अगर वो दो इक्वल हाफ्स में कट गया तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो उसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। कोई दिक्कत। एंड वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। लेट्स हैव इट। तो लास्ट टॉपिक इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनिक और मेटालिक, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट एज अ लिगेंड काम कर रहा है और वो मेटल के साथ लगा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो चीज है वो हमारे लिए है मेटल कार्बोनेट्स। फाइन, लेट मी पार्टीशन इट। मेटल कार्बोनेट्स में यानी कि ऐसे एग्जांपल जो हमारे लिए जिसमें कार्बोनिल एज अ लिगेंड है, CO एज अ लिगेंड है, एंड दैट आर नोन एज मेटल कार्बोनेट्स। जिसमें हमने दो तरीके के एग्जांपल किए, वन इज मोनोमेरिक, सेकंड वन इज पॉलीमेरिक। फाइन। मोनोमेरिक जिसमें एक सिंगल मेटल एटम है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये मोनोमेरिक का ही है। आप और भी लिख सकते हो FeCO5, CO6, इस तरीके से। एंड ऐसे एग्जांपल जिसमें दो सेंटीमेटल एटम है, यानी कि Mn2CO10 या फिर CO2CO8
इस तरीके के हमारे पास एग्जांपल है जिसमें एक्चुअली में 2 सेंटीमीटर एटम है। इन सब के डायग्राम्स मैंने आपको बना के दिखाए थे। फाइन। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास काम की चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग खैर पूरा एक्सप्लेन तो हमने लेक्चर में कर रखा है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। यहाँ पे CO इस तरीके से अपना सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। फाइन। इसको मैं ये बना देता हूं कि जो सेंटीमेटल एटम होता है इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है एंड कार्बोनेट के पास अपना लोन पेयर पड़ा है जो कि इसको डोनेट करना है। अगर ये इसको डोनेट कर रहा है वाया सिग्मा, पर आपने यार देखो मैंने अभी अभी CFT में बताया मेटल के पास भी बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। वो D होता है इसलिए मैंने इसे डबल डबल शेप में बना दिया। एंड कार्बन के पास भी अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे। पर कार्बन के 1 2 3 एंड चौथा 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, पांचवा कैसे बनेगा? इसीलिए तो हमने क्या लिया है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिया है। याद है मैंने एग्जांपल देके बताया था कि कार्बन के 4 बॉन्ड, आपके पास 4 कारें हैं, आप 5वीं कार नहीं ले सकते, पर आपकी इच्छा आ गई किसी कार पे, तो आप क्या करोगे? आप उस कार वाले को बाहर खड़ा करके रखते हो और आपने अंदर से एक कार सेल पे लगा दी है। आपको ये है कि अगर ये कार का सौदा हो गया तो ये वाली कार टपका दूंगा, वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा यहाँ पे इसने डोनेट करके चौथा बॉन्ड बना लिया, पर इसकी नीयत फूट गई। इसकी नीयत फूट गई मेटल के लोन पेयर को देख के, इसको लगा कि मैं इसको ले सकता हूँ। इसको लेने के लिए फिर कार्बन को एक बॉन्ड कटाना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर ये घटा, अगर ये यहाँ आया तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म। फाइन। तो ये बात ध्यान देने वाली है, तो इसलिए इस बॉन्ड को मैं डॉटेड बॉन्ड बना देता हूँ, इसके तीसरे बॉन्ड को मैं डॉटेड बना देता हूँ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। यहाँ दूसरा बॉन्ड बन सकता है, यहाँ तीसरा खत्म हो सकता है। यहाँ दूसरा बन सकता है, यहाँ तीसरा खत्म हो सकता है। फाइन। तो अब इसमें सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ये था कि कब ये ज्यादा होगा और कब ये कम, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन आता होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता होता बड़ा जबरदस्त। ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो मेटल आसानी से, देखो अगर नई कार का सौदा आसानी से हो जाएगा तो पुराना खत्म करना पड़ेगा। हमें CO बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना है, यानी कि पुरानी वाली कार के साथ रिलेशन बताना है। अगर वो खत्म हो जाएगा, अगर इधर सौदा आसानी से हो गया तो इधर सौदा, ये देखो ध्यान रखो, इधर सौदा आसानी से हुआ तो ये कार तो गई, इधर सौदा आसानी से हुआ ये कार गई, तो ये कार के साथ रिलेशन बताना है। ये कार चली जाएगी अगर इधर सौदा आसानी से होगा, और इधर कब होगा, अगर मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो याद रखिए मेटल के ऊपर जितना चार्ज होगा ये ज्यादा आसानी से दे देगा एज कंपैरेटिव टू न्यूट्रल, एज कंपैरेटिव टू प्लस। फाइन। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ये बंदा ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि यहाँ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम आएगी। अगर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ में ऑर्डर बनाएंगे तो M प्लस M और M माइनस का बनेगा। सही बना दिया, उल्टा बना दिया? सही बना दिया, बिल्कुल। फाइन। CO बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाकर देखो, M माइनस मतलब मेटल यहाँ पे काफी अमीर है, M माइनस का मतलब मेटल काफी अमीर है। मेटल काफी अमीर है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। अगर मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां से बॉन्ड निकल जाएगा, अगर यहां से बॉन्ड निकल गया तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। कोई दिक्कत? तो आपको जितने भी मेटल्स, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए उन सब में आपको ये निकालना है, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हो तुम, मेटल +2। देखो मेटल +2 का मतलब क्या है, ये गरीब आदमी है। गरीब आदमी, अगर ये मेटल गरीब है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो यहाँ पे 3 बॉन्ड सेफ है। फाइन। तो उस हिसाब से M+2 का CO बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगा। फाइन। और अगर इसी का ये MC बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लिया तो ये MC बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। फाइन। बिकॉज मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड तभी तगड़ा बनेगा अगर मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। फाइन। दिस इज नोन एज एक्चुअली में सिनर्जिक बॉन्डिंग। फाइन। इसके बाद जाते जाते हमने मेटल या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में 2 तरीके के कंपाउंड पढ़े थे, दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपका लिगेंड मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। एंड अगर पाई बना रहा है तो वो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने बताया था एल्युमिनियम के साथ CH3 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 इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मेटल के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। पर पाई, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर यहाँ पे बीच में Fe+2 है
यहां पे सपोज तो ये अपना पाई क्लाउड अगर इसको दे रहे हैं, ये अपना पाई क्लाउड अगर इसे दे रहे हैं, देखो यहाँ पे तो पाई का क्लाउड जो है वो उसको दिया जा रहा है। इसको लिखा जाता है बड़े इंटरेस्टिंग वे से Fe N5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है एंड कंपाउंड कौन है C5H5, ठीक है ना। तो पाई का क्लाउड अगर इसे दिया जा रहा है तो उसे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, एंड अगर सिग्मा डायरेक्टली लगा हो तो उसे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। अगर आपको किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो यार मैंने हर टॉपिक के ऊपर लगभग 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर बना रखा है। टोटल 16-17 लेक्चर में ये पूरे का पूरा चैप्टर पूरा हुआ, जिसको मैंने 60 मिनट में पूरा कर दिया है। दिस इज द बेनिफिशियल क्लास फॉर दोस्त जिनको सारा का सारा चैप्टर आता है, उनकी जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाएगी। फाइन, कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे नया चैप्टर। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मैं